सभी साथियों को नमस्कार। मेगा टेस्ट सेकंड आप लोगों ने दिया और मेगा टेस्ट सेकंड के अंदर 101% सभी का स्कोर जो था वो यहां से यहां गया। सर मेहनत भी की थी, तैयारी भी पीछे से ज्यादा करी थी, फिर भी यहां से यहां आने का रीजन जो है वो है हमारी स्ट्रेटेजी। इसलिए कि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं मेन एग्जाम हॉल में, उस समय हमारा एक कंसंट्रेशन अलग ही होता है। हर एक शब्द के ऊपर हमें यूं लगता है यार ये मोती है, छूट ना जाए। लेकिन जब हम मोबाइल के ऊपर टेस्ट देने बैठते हैं, ये पिछली बार के मेगा टेस्ट 1 में हमने देखा एक बंधु थे जोधपुर से, उन्होंने 100 on 100 री अटेम्प्ट करके और 100 on 100 के ऊपर वो स्कोर पर थे। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है उसको यूं थोड़ा धुंधला कर देती है। हमारा मेगा टेस्ट सेकंड का ऑलरेडी जो प्लान वो यही था कि हम आपको निश्चित रूप से वो स्ट्रेटेजी दिखाएंगे कि यदि गलत होना है ना तो वो यही हो जाए। अगेन मैं यही कह रहा हूं और मेरी ये बात आपको एग्जाम हॉल तक याद आएगी कि संदीप भाई ने कहा था कि निश्चित रूप से जो गलत होना है वो हम पहले ही कर देंगे, और आज हमारे सामने वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज आपको बड़ा मजा इसलिए आने वाला है कि कहां आपने एक चीज को जनरल देखा, कहां आपने एक चीज जो देखनी चाहिए थी वो तो देखी ही नहीं, है ना, और बहुत फास्टली उसको करते हुए कंप्लीट कर दिया। क्योंकि एग्जाम का काम खाली नॉलेज का नहीं है। मैं बार बार बात करता हूं, आप सभी मेरे बड़े विद्वान साथीगण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है वो पता नहीं क्यों हम झेल नहीं पाते हैं, और इसलिए आपको एक जगह कंसंट्रेट करने का काम ये टीम कर रही है कि आप प्लीज अपनी शक्ति को पहचाने, है ना। उसके बाद देखिए आप क्या ही कर सकते हैं। और वो शक्ति पहचाना खाली इतना सा है कि नॉलेज निश्चित रूप से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नॉलेज के मामले में चल रहे हो, लेकिन कंसंट्रेशन वो आपको डेवलप करना होगा, पेशेंस वो आपको डेवलप करना होगा कि हाँ यार शांति से, एकदम तसल्ली से, है ना, इन चीजों के साथ साथ कॉमन सेंस, इन सारी चीजों का समावेश करके जो बढ़ा एमजीजीएस की एग्जाम और उसका घर उसका इंतजार कर रहा है, तो कतई विचलित ना हो। आज का टेस्ट का सॉल्यूशन बड़े मजे से देखना कि कहां आपको घुमाया गया था। शायद काफी कॉन्सेप्ट तो ऐसे होंगे, रे सर ये तो आ रहा था बस किया ही नहीं। तो आइए, फर्स्ट जो था वो तो सीधा सीधा था, आपका जो वर्क था फर्स्ट का, एक आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज में से निकलना है। तो पहले पैसेज भी पढ़ते हैं, देखिए चलते हैं। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ इग्नोरेंस, कि डेमोक्रेसी को आवश्यकता होती है नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ इग्नोरेंस, शायद कहीं जरूरत पड़ेगी, बट आल्सो दैट द सिटीजन्स आर एडिकेटली एजुकेटेड, कि जो सिटीजन्स हैं वो पर्याप्त रूप से एजुकेटेड हों, इसकी भी आवश्यकता होती है। इसको हमने बात करी थी कि आप पहले प्रश्न पढ़ लेना, है ना। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। व्हाट डज डेमोक्रेसी रिक्वायर, कि डेमोक्रेसी को किस चीज की आवश्यकता है। व्हाट डज डेमोक्रेसी रिक्वायर, शायद आपको पहली लाइन पढ़ते ही दिमाग टिक टिक कर देगा कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स न केवल एब्सेंस ऑफ इग्नोरेंस बट आल्सो, बल्कि क्या, दैट द सिटीजन्स आर एडिकेटली एजुकेटेड। आ जाइए, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ, तो अपना आंसर देखते हैं क्या था। एब्सेंस ऑफ इग्नोरेंस, बिल्कुल। एजुकेटेड सिटीजन्स, एजुकेशन वाली बात आई थी, बिल्कुल। तो बोथ ए एंड बी हमारे पास आंसर है, द राइट आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। ठीक है, दूसरा प्रश्न अभी पढ़ लो। व्हाट इज नीडेड फॉर बेटर डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट, एक बेटर डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है, पढ़ते हैं पैराग्राफ। आ जाइए। इफ नॉलेज रिमेन्स स्कैंटी, फ्रैगमेंटरी एंड कन्फाइंड टू नैरो डोमेन्स, एंड इफ अ मास, सर समझ में ही नहीं आ रहा है, मत समझो, पढ़ते चलो अपने, तो खाली कहां जरूरत की चीज मिलती है ना। एंड इफ अ मास ऑफ ह्यूमैनिटी रिमेन्स स्टीप्ड इन इग्नोरेंस एंड एरर, देयर कैन बी नो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज नीडेड, शायद दिमाग को टिक टिक कर दे कि व्हाट इज नीडेड फॉर अ बेटर डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट। उसके आसपास अब थोड़ा ढंग से पढ़ना। चलो, इज टू ब्रिंग साइंटिफिक नॉलेज, एक तो साइंटिफिक नॉलेज लेने की आवश्यकता है, टू द डोर्स ऑफ ऑल, सभी के दरवाजों तक साइंटिफिक नॉलेज लेके आने की आवश्यकता है। दूसरा, टू यूनिवर्सलाइज, यूनिवर्सलाइज करने की आवश्यकता है कल्चर को,
संस्कृति को, टू ट्रेन करने की आवश्यकता है द माइंड को, एंड टू क्रिएट, और क्रिएट करने की आवश्यकता है सोक्रेटिक टेम्पर को। अब इन सभी से अपन अपना कंक्लूजन निकालते हैं जी दूसरे सवाल का, कि किस किस चीज की आवश्यकता होती है। एजुकेशन की होती है, यूनिवर्सल नॉलेज, यूनिवर्सलाइज होती है। दो होते ही बोथ ए एंड बी देख लो, नहीं मिल रहा है, ऑल ऑफ दिस मिल रहा है, बस किन्हीं दो को आपने पकड़ाना तो आप आंसर तक पहुंच गए। भले ही हमें वहां का समझ में क्या नहीं आ रहा था, अर्थ नहीं आ रहा था, लेकिन हम पहुंच पा रहे हैं। What is not the production of education? कौन सी चीज इनमें से एजुकेशन की प्रोडक्शन नहीं है? पहले हमने सवाल पढ़ लिया, आ जाओ। एजुकेशन मेक्स सिटीजन्स विजिलेंट एंड आल्सो गिव्स देम द बोल्डनेस टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। बोल्डनेस देती है क्रिटिसाइज गवर्नमेंट मेजर्स विच आर इल कंसीव्ड और हार्मफुल। गवर्नमेंट के वो मेजर्स जो हार्मफुल है उनको क्रिटिसाइज करने की बोल्डनेस एजुकेशन देती है। तो क्या इससे संबंधित हमारे पास कुछ है? वाइज लीडरशिप, एजुकेटेड एंड अलर्ट पब्लिक, वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन। ठीक से पढ़ना भाई, क्योंकि ठीक ठीक लग रहा है हाँ ये बात। नॉट कि व्हाट इज नॉट द प्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का प्रोडक्शन इनमें से क्या नहीं है। आप वैसे भी देखें तो वाइज लीडरशिप पॉजिटिव एस्पेक्ट, बिना उसको देखे भी एजुकेटेड एंड अलर्ट पब्लिक, एजुकेशन दे रही है तो एजुकेटेड तो है ही है, पब्लिक को बनाना, ये इसका प्रोडक्शन है। वाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, किसी भी फैक्ट की वाइड अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन इग्नोरेंस ये एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। तो क्या एजुकेशन का प्रोडक्शन इग्नोरेंस है? इग्नोरेंस अनभिज्ञता, किसी चीज का नॉलेज नहीं होना? नहीं सर, ये इसका नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब था ये वाला। फिर चौथा था हु मेक्स द सिटीजन एबल, कौन बनाता है सिटीजन को एबल टू क्रिटिसाइज द रॉन्ग मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी अभी आपने पढ़ा था, वापसी पढ़ करके आते हैं कि कौन वो चीज है, कौन है वो जो सिटीजन्स को गवर्नमेंट की जो इल ट्रेडिशंस होती है उनको क्रिटिसाइज करने के लिए बोल्ड बनाता है। तो एजुकेशन मेक्स सिटीजन्स विजिलेंट एंड आल्सो गिव्स देम बोल्डनेस। आप देख पा रहे हैं, तो क्या जवाब होना चाहिए इसका? सर इसका तो एजुकेशन ही होना चाहिए। आ जाओ फिर, तो देखो आइडियल लीडरशिप, इग्नोरेंट डेमोक्रेसी, एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस भले ही आ रहा है इसमें, लेकिन नहीं, इग्नोरेंट डेमोक्रेसी जो है वह नहीं देती है वो बोल्डनेस। एक अनभिज्ञ लोकतंत्र जिसमें परिचय नहीं है हमें लोकतंत्र का क्या है, तो हमें कहां से वो बोल्डनेस आएगी? तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका एजुकेशन। ठीक है, तो साहब पैराग्राफ जो है आता है आपका, पैसेज जो आता है उसमें जनरल स्ट्रेटेजी आपकी काम में आनी है, उसको काम में लेते हुए देखें। और लास्ट का एक सवाल अपोजिट या सिनोनिम, एंटो या सिनो पूछा जाता है, वो शब्द ढूंढो जिसमें अपोजिट है बेनिफिशियल। देखते ही शायद बता दोगे, बेनिफिशियल यानी वो चीज जो हमें बेनिफिट देती है, और यहां आप देख रहे हो हार्मफुल वो चीज है जो हमें हार्म्स यानी नुकसान देती है। तो यहां तक के 5 सवालों का गेम तो रहा ये। अब अपने मजेदार कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयार हो जाए, हम एंट्री करने जा रहे हैं ग्रामर के अंदर। आ जाओ जी, ढंग से देखना। मॉडल्स, मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत से शिक्षक साथी इंग्लिश के हैं, वो जो हैं इस पेपर को अटेम्प्ट उन्होंने भी किया, और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उन्होंने फोन करके कहा भाई यार ये क्या पेपर बनाया है, पेपर गलत है। मैंने कहा भाई डिस्कस करते हैं। आज का टाइम थोड़ा सा हम डिले इसीलिए हो गए सेशन शूट करने में, वरना अब तक तो पहुंच गया होता आपके पास। आज थोड़ा सा नाइट लेट हो जाएगी। सबका ये आया डिस्कशन के अंदर कि यार क्या, मुझे एक एक कॉन्सेप्ट ले, वही एक एक कॉन्सेप्ट क्या हमारी चर्चा हुई उसके साथ प्रत्येक को लेंगे अपन। कहां आपने मिस किया है देखना। ही कम्स रेगुलरली, किसी का शायद गलत नहीं हुआ होगा ये वाला तो, कि लीस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, तो ये शायद ही किसी का गलत हुआ है सीधा सीधा। ठीक है सर, जिसका हुआ है वो ध्यान रख लेना भाई, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे आओ। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते थे। देखो ये डिड पास्ट की इंडिकेशन दे रहा है, इसको बहुत से लोगों ने छोड़ दिया और कैन कर दिया। भाई कैन तो प्रेजेंट में आता है, पास्ट की बात कर रहा है। बट ये कह रहा है लेकिन, यानी आगे का काम नेगेटिव होगा यदि पीछे का काम पॉजिटिव है तो। बट उल्टी बात करता है, और यदि पीछे का काम नेगेटिव है तो आगे का काम पॉजिटिव होगा।
बट तो ये काम कर, ये दोनों कॉन्सेप्ट यहां काम करेंगे। आपका कंजंक्शन भी काम कर रहा है, कंजंक्शन का नॉलेज भी ये सवाल आपको देके जाएगा, उसका नॉलेज बढ़ा के जाएगा, और मॉडल का भी। तो देखिए साहब, दे डिड नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, यहां नेगेटिव बात हो रही है ये वाली, कि वे स्कूल रेगुलरली नहीं जाते थे, पास्ट की बात। अब इधर पास्ट आ जाना, लेकिन फिर भी दे स्कोर गुड मार्क्स। अब मतलब बात पॉजिटिव होगी कि स्कूल नहीं जाते थे तो फिर भी वो कुड स्कोर गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो यहां सही जवाब होगा कुड। दूसरा, आप यार एक सिंपल सी बात देख लो भाई, पास्ट है, इतना कॉन्सेप्ट सर नहीं तोड़ा हमने, तो सीधा देखा यार पास्ट है, पास्ट का मॉडल ही एक ही है आपके पास, आप कैसे मैं कर सकते हो, कैसे मस्ट कर सकते हो, कैसे कैन कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना, ये शायद सबका सही हुआ होगा, नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा। यू फील ब्लेस्ड, जहां ब्लेसिंग जैसी बातें आती है, विश, दुआ, कामना जैसी आती है, वो सारे मैं से वाक्य स्टार्ट होते हैं और आगे एक्सक्लेमेशन आपको दिया रहता है, ये वाला है ना। मैं स्टार्टिंग में आके भी प्रसन्न नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि मैं के अंदर जो ब्लेसिंग दी जाती है, चाहे कर्स, श्राप दिया जाए, बुरा अच्छा जो भी है, तो हम यहां देख रहे हैं कि एक अच्छी बात की जा रही है। ठीक है सर, आ जाइए नेक्स्ट पे। ही ब्लैंक स्पीक अगेंस्ट हिज फादर, ही कैन नॉट स्पीक, कर सकते हो कि वह नहीं बोल सकता है अपने पिता के सामने? हाँ सर, कर तो सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कैन नॉट स्पीक। ओके, दूसरा, फिर भी एक बार पढ़ना, हो सकता है कोई बेटर मिल जाए। नीड नॉट, उसको आवश्यकता नहीं है ना, ही कुड नॉट, नहीं कर सकता था, पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है इसके अंदर, पूरे में देख लो कहीं कोई पास्ट नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो डेयर नॉट, उसकी हिम्मत नहीं है कि अपने पिता के सामने बोल जाए। तो अब देखो, देखे एबिलिटी वाला सेंस ज्यादा प्रभावी है या डेयर नॉट, साहस नहीं होना? सर साहस नहीं होना, है ना। जिनके मॉडल गलत हो रहे हैं, बहुत सौ के आ रहे हैं कि सर मॉडल का रीशूट कर लिया जाए, बिल्कुल आपको मॉडल रीशूट दिया जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आपके पास अवेलेबल है कंटेंट, उसके साथ भी आप चले ना। देख लो, देखें एबिलिटी दिख रही है या हिम्मत नहीं कि उसके पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। द राइट आंसर इज डी, डेयर नॉट, साहस नहीं होना। प्रेपोजिशंस भरने थे, याद रखना, सीनियर के आगे टू लगता है, जितने भी एक ग्रीक वर्ड होते हैं सीनियर, ग्रीक से लिए हुए अपभ्रंश शब्द है, लास्ट में ER OR आते हैं इनमें। सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, एक्सटीरियर टू, इंटीरियर टू, ये इन शब्दों के साथ फिक्स टू ही होता है, ध्यान में रखना। द राइट आंसर वाज टू। और शायद सीनियर टू, जूनियर टू आपके फिक्स प्रेपोजिशन के अंदर दिया हुआ भी था, है ना, देख लेना, शायद होना चाहिए। मेड, 24 के गोल्ड, मेड के साथ आपने देखा फ्रॉम भी लगता है और ऑफ भी लगता है, ये तो काट ही दो। फ्रॉम तब लगता है जब नई चीज बनने के बाद पुराना जो धातु है, पुरानी धातु का, धातु या पदार्थ जो भी है, उसका अस्तित्व नहीं हो, अस्तित्व नहीं हो। सर ये कैसे याद रहे, तो फ्रॉम कर दिया हमने तो कि गोल्ड से बनी है, देखो याद ऐसे रहे। फ्रॉम का प्रयोग आपने देखा था अलग होने के अर्थ में, बिल्कुल सर। और वहां भी हमने मेड के साथ बातें की थी कि जब दूध से दही बन रहा है, पुराना था दूध, तो हम कहते हैं कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। फ्रॉम इसलिए कि दूरी हो गई अब मिल्क से, अब मिल्क कहीं नहीं है, अब दही है। कि जब नया प्रोडक्ट बन गया तब पुराने का कोई अस्तित्व नहीं है, तब तो मेड के साथ लगाते हैं फ्रॉम, ठीक है, से बना होने के अर्थ में। और यदि पुरानी चीज है, भाई रिंग बन गई, गोल्ड अभी भी है उसके अंदर, फर्नीचर बन गया, लकड़ी अभी भी है उसके अंदर, ठीक है, लोहे का कोई गेट बना, लोहा अभी भी है उसके अंदर, तो ये सारे लेते हैं मेड के साथ ऑफ का प्रयोग। सो हियर द राइट आंसर इज ऑफ, ठीक है। अब ये दोनों ऑफ और फ्रॉम अच्छे से रट लेते हो ढंग से कि हाँ मेड के साथ ऑफ और फ्रॉम, लेकिन ध्यान रखना खाली से के अर्थ में कि से बना हुआ है, उसी अर्थ में। अब मेड के साथ आगे कोई डेट दे दी, तो डेट के लिए तो हमें पता है यार ऑन आता है कि इस घर को ये बनाया गया था किस साल में, 1999 में बनाया गया था, तो ये ईयर दे दी, ईयर के लिए हमें पता है इन आता है। तो जनरल कॉन्सेप्ट अलग है, किसी चीज से बना होने के अर्थ में दो लगता है, एक ऑफ और एक फ्रॉम,
उम्मीद है दोनों के कॉन्सेप्ट ये सवाल आपका क्लियर करवा के जा रहा है। भले ही आज गलत हुआ हो, इससे संबंधित कोई भी बात दोबारा आपके सामने आती है, चाहे वो अगले सेकंड टेस्ट सीरीज के अंदर, सेकंड का मतलब है छोटे टेस्टों को हमारा को टाइम मिल गया ना, यदि 20 तक जा रहे हैं कि अच्छे चांस है एग्जाम के, तो मैं कह रहा हूँ छोटे वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, इनके आपको 2-2 3-3 के एक बार और टेस्टों में से निकाल देंगे। बहुत मजा आने वाला है हमारी स्ट्रेटेजी के साथ, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, चलिए, तो भले ही आज गलत हुआ, समझ के आगे बढ़ना। क्लियर है? आ जाओ जी नेक्स्ट के ऊपर। देखो जी, 12वां सवाल कह रहा था कि लास्ट नाइट, पिछली रात, मिस्टर शर्माज हाउस वॉज, मिस्टर शर्मा का घर था ऑन फायर। सही जवाब। सर ऑन फायर कैसे? हम तो इन बोलते आए हैं, यही तो प्रेपोजिशन का पंगा है। देखना, पोजीशन समझते हैं फिर से। एक बार ऐसा होता है, एक हाल ऐसा होता है जब घर में आग होती है, कि घर में आग हम जो बोलते हैं कि यार फलां के घर में आग लगी, भाई मेरे घर में आग किसके नहीं लगती है? हर घर में आग लगती है। बल्कि मैं तो कहता हूं सुबह उठते ही हम खुद ही घर में आग लगाते हैं, नहीं लगाते? चाय बनानी होती, आग लगाई, आग कहाँ? किचन में। किचन कहाँ? घर में। तो आग कहाँ? घर में। लेकिन वो जो हम जिस लहजे में बोलते हैं कि यार उसके घर में आग लग गई, वो हालात ऐसी होती है कि बताओ घर में आग है कि आग में घर है? सर वो तो आग में घर है, हिंदी में तो नहीं बोलते आग में घर। तो ये सिचुएशन ठीक वैसी है कि चूल्हा, आप मान के चले चूल्हे में लपटें निकल रही है, ऊपर एक बर्तन है, तो वो आग के कहां है? ऑन है। सेम हालात उस समय घर के होते हैं कि चारों तरफ लपटें होती है और घर कहां है? सर ऑन है। ओके, तो इसके लिए ऑन, हाउस ऑन फायर, जिसने ऐसे याद किए हुए 8वीं के अंदर वो यूं ही सही कर गया होगा इसको। बाकी कॉन्सेप्ट समझ के भी आगे बढ़े। वी आर नॉन, नॉन के साथ फिक्स है बाई टू, नॉन टू, वी आर नॉन टू वन अनदर, हम एक दूसरे के लिए परिचित हैं। यहां वन अनदर को समझ लें, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बनते हैं, दो होते हैं, ये दो भाई हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जब दो के बीच की बात हो रही होती है आपस में, दो के बीच आपस में, कि राम और श्याम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, राम एंड श्याम बिलीव इन ईच अदर। और यहां ये कह रहा है दो से ज्यादा, हम परिचित हैं, मोर देन 2 years। अब ये दो से ज्यादा को सेंस दिखा रहा है, इसलिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो अलग की बात समझने की थी। मेन बात यहां की नॉन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगता है जी टू। ओके, देन आ जाइए आर्टिकल्स पर। शायद ही किसी का गलत हुआ होगा। रोड एक वचन, आयरन आ से स्टार्ट, एंड आयरन रॉड्स, शायद ही किसी का गलत होगा। ये तो कोई विशेष घुमाव इसमें नहीं था। आ जाओ, टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड फॉर द एंटरटेनमेंट। इस सवाल के ऊपर अपना जो डाउट काउंटर बना है उस पर भी बहुत डिस्कशन हुआ। ठीक है, काफी इसके अंदर कंफ्यूजन्स मुझे दिखाई दिए, तो पेपर बनाते टाइम यूं हुआ कि हाँ यार इसको वापस लिया जाए, ये कंफ्यूजन सब तक पहुंचाया जाए। देखिए, आपने आर्टिकल दे की स्टोरी के अंदर देखा था कि एक अंग्रेज जो है वो बाइनोक्यूलर से सब कुछ देख रहा था, और वहां हमने बात की थी अंग्रेज का मतलब, यदि कोई नाउन पूरी नेशनलिटी को दर्शाए, इंग्लिश शब्द से हमारा अर्थ अंग्रेजों के लिए हो, द इंग्लिश लगेगा। हमने बात की थी बाइनोक्यूलर, कोई भी एक इन्वेंशन, विज्ञान का कोई आविष्कार, उसे आविष्कार के रूप में जब आप काम में लेते हो तब आर्टिकल दे लगता है। तो देखो देखिए, यहां आविष्कार के रूप में काम में लिया जा रहा है कि हाँ भाई जो भी टेलीविजन का आविष्कार हुआ है उसकी एंटरटेनमेंट के रूप में इसको काम में लिया गया है। तो यहां इसके साथ प्रयोग होगा जी दे का। जब आप इसको जनरल अर्थ में प्रयोग करते हो, जहां आपका सेंस माई, योर, इस अर्थ में देते हो कि मैंने मेरे घर पर, मेरे घर का टीवी, मेरा टीवी जो था उस पर एक मूवी देखी, तो वहां इन्वेंशन का, आविष्कार का अर्थ नहीं हो रहा है। मेरा का अर्थ जो होता है ना, देन वो जो है उसको जीरो कर देगा और हम सीधा टीवी काम में लेंगे। कैसे? कि आई वॉच्ड दिस मूवी ऑन टेलीविजन, सीधा ऑन माई टेलीविजन, ऑन आवर टेलीविजन, ऑन योर टेलीविजन, ऑन अ टेलीविजन, कोई भी एक टेलीविजन पर देखा। यहां टीवी शब्द को किसी आविष्कारक चीज के रूप में प्रयुक्त नहीं लिया गया है, यहां टीवी शब्द के साथ माई योर का सेंस है, इसलिए यहां क्रॉस का प्रयोग आप करेंगे। और जब इसको किसी भी एक इन्वेंशन की तरह यूज लिया जा रहा है, द मोबाइल फोन इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ 21st सेंचुरी, यहां मोबाइल फोन के साथ द लगेगा साहब। बट आई हैव अ मोबाइल, यहां तो नहीं लगा सर,
यहां मेरे पास मेरे वाले के अर्थ में दे रहा हूं भाई, नहीं लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, गलत हुआ है कोई बात नहीं, मैं कहता हूं गलतियां बहुत अच्छी होती हैं, गलतियां कुछ सिखा के जाती हैं, इसलिए गलतियों से कतई मत डरो। ये मान लो अपने आप से, ये कह दो जितनी गलत हो रही ना उतना हमें सीखने का मौका मिल रहा है, और इतने कॉन्सेप्ट्स आपका लर्निंग बेसिक बना दूंगा। वो एक फिलोसोफर की बात मुझे याद आती है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से भी कहता हूं क्लास के अंदर कि बेटा यदि आप जंगल में जा रहे हो, अपने सभी भाइयों और बहनों से भी मैं यही बात कहूंगा जो मैं क्लास में अक्सर कहता हूं, कि यदि हमें जंगल में जाना है हिरण का शिकार करने, तो शेर को शिकार करने की सामग्री साथ होनी चाहिए, वरना शिकार करके नहीं आओगे, हो सकता है शिकार होके आओगे। तो हम पूरी स्ट्रेटेजी जनरल कॉन्सेप्ट जब लेकर के इकट्ठा बढ़े हैं, तो जनरल तो है यार आपके पास, मेगा टेस्ट 1 आपने दे के देखा है, जनरल जो गलत हुई उसके सॉल्यूशन में वहां तैयार कराए हो आप। अब आपको सेकंड तक आते आते कुछ विशेष का मजा, कहां हमने कुछ गलतियां करी वो देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और इन दोनों को देख करके तीसरे मेगा टेस्ट में आपका वो जंप आने वाला है जो आपने उम्मीद नहीं करी। और मैं ऐसा नहीं है कि तीसरा बहुत इजी बनाने वाला हूं, तीसरे में आप कंसंट्रेट हो जाओगे एक एक पॉइंट के ऊपर, यार देख के चलते हैं, देख के चलते हैं, देख के चलते हैं, और ये आदत डेवलप करना, ये हमारा अंतिम उद्देश्य है भाई। उसके बाद तो आप खुद कर जाओगे यार, है ना। आ जाओ फिर, तो हम कहा थे टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड फॉर, ये हो गया। आ जाओ, सी हैज ब्लैंक यूनिक टैलेंट, टैलेंट सिंगुलर, स्टार्ट हो रहा है य, ए आ ई से नहीं हो रहा है, यू का कोई मतलब नहीं है, ये तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां लग गया जी ए। तो पहले तो देखो, क्रॉस मारो, क्रॉस मारो, ये लो भाई मेरे, देखने की जरूरत नहीं आगे वालों को, यूनिक टैलेंट एक ही से क्लियर हो गया कि क्या आएगा आगे तक, ठीक है। फिर भी देख लेते क्यों दे आया, बरीड थिंग्स, थिंग्स की विशेषता बता रहे हैं, दफन की हुई चीजें, दबाई हुई चीजें, किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ जाता है और इसकी विशेषता बता देता है, वो काले कोट वाला आदमी, याद आ रहा है। तो ये बरीड, दबी हुई चीजें, इसकी विशेषता बता रही, आर्टिकल दे लेगा, और लास्ट में क्रॉस, विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स के अंदर अंदर, एफ यू कुछ नहीं, और आर्टिकल तो आना ही नहीं है सेकेंड्स के साथ, ए और एन तो वैसे ही कोई स्पेसिफिक यहाँ है नहीं, तो सीधा क्रॉस। ओके सर, बढ़ो। रजनीश इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू बॉलर्स, जो दो बॉलर हैं उनमें से अधिक है, जब दो में से एक की बात हो रही होती है, ठीक है, तो यहां पर देखना दोनों ही तरफ आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। आपने इस तरह का एक एग्जाम्पल अलग देख रखा था, द मोर यू वर्क, जितना अधिक तुम काम करोगे, द मोर यू विल गेट, उतना ही ज्यादा तुमको उसका फल मिलेगा। ये वाला आपका देखा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है कि द टू बॉलर्स, जो सामने हमारे दो बॉलर्स है, इनमें से द बैटर जो है वो कौन है, रजनीश। आर्टिकल दे का प्रयोग करेगा इस अर्थ में भी, यदि कंपेरेटिव का प्रयोग हो तो। आ जाइए रिलेटिव प्रोनाउन पर, दिस इज द हाउस, यही वो घर है। हाउस देखते ही विच लगाने की आदत मत डाल लेना, आगे देख लो कि कहीं कोई नाउन ऐसा तो नहीं आ रहा है जो इसके साथ जिसका का अर्थ सेट करते हुए अपना अर्थ बना रहा है। सर आ रहा है कि यह वो घर है जिसका मालिक, अब साहब हुज ही आएगा, हुज के अलावा कोई नहीं आएगा। द राइट आंसर इज हुज। दिस इज द ओनली पेन, नाउन के साथ ओनली लग गया, ऑल लग गया, सेम लग गया, एवरीथिंग लग गया, है ना, नथिंग लग गया, नथिंग के जस्ट आगे लगाना हो साहब, अब ये नाउन दैट ही लेगा और कुछ नहीं लेगा। आ जाओ जी, दैट आई यूज टू राइट। हाँ, यदि यहां कोई वापस वही बात है, ऐसा नाउन होता, यदि मान लो यहां कलर लिख दिया मैंने, तो अब ये दैट नहीं लेगा। पेन, जिसका, कलर, ये जिसका के सेंस को न तो दैट प्रभावित करेगा और नहीं आपका अदर कोई सा प्रभावित करेगा। यदि यहां कलर होता तो यहां हुज ही आता, लेकिन साहब कलर तो है नहीं। आई यूज टू राइट माई आंसर, जिसको की मैं काम में लेता हूं, नहीं कि जिसका कलर, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है ना। तो उस अर्थ में अब साहब डेट ही लेगा, ओनली प्रभावी होगा, इस वजह से डेट। डेट की पांचों बातें याद कर लेना भाई, बहुत स्पेशल होगा डेट। डेट की पांचों बातें याद रखना, अंगुलियों पे याद रहे क्या क्या थी, याद है। नाउन प्लस थिंग, मतलब पर्सन प्लस थिंग,
दोनों के लिए एक साथ लगाना हो, या पर्सन प्लस एनिमल दोनों के साथ एक साथ लगाना हो, दैट लगना है ना। लेकिन इस अर्थ में नहीं, खाली सब्जेक्ट और अर्थ ऑब्जेक्ट के अर्थ में, हु और हुम के अर्थ में एक था। दूसरा हमने कहा था दैट के लिए कि नाउन के साथ ऑल, सेम, नथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, ये सब जुड़ गए, अब वो नाउन दैट लेगा। दो बातें। तीसरा हमने कहा था कि नाउन के साथ सुपरलेटिव डिग्री हो तो भी वो दैट ही लेता है, बिल्कुल सर। चौथा हमने कहा था कि नाउन WH वर्ड को रिपीट कर रहा होता है, हु से प्रश्न और हु ही वापस आ रहा होता है, तो भी वो दैट ही लेगा उस हु की जगह। हाँ, हु से पर्सन शुरू है और हुज आ रहा है, आएगा। हुम आ रहा है, आएगा। हु का हु रिपीट नहीं होगा, उसकी जगह दैट ले लेगा। विच का विच रिपीट नहीं होगा, उसकी जगह दैट ले लेगा। 4। और प्रेपोजिशन पर अगला वाक्य खत्म हो रहा है और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये नाउन बन रहा है, वो पांचवा सेंस भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन में देखा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, वही कॉन्सेप्ट है। आ जाइए आगे, 20 के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए जी, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, फॉर ब्लैंक यू हैव कम हियर। तो कोई चीज नहीं दी हुई है तो हम सीधा कहेंगे फॉर व्हाट। फॉर व्हाट, क्या चीज के लिए तुम यहां आए हो, तो फॉर व्हाट यू हैव कम हियर। ओके, विच तो तब लगता जब कोई नाउन दिया हुआ रहता, हु और हुज का तो मतलब ही नहीं है। तो फॉर के आगे हम कहेंगे फॉर व्हाट, क्या चीज के लिए, और वो चीज जब दी हुई नहीं है तो दिमाग सीधा सीधा व्हाट का प्रश्न करता है। जब चीज नहीं दी हुई, यदि वो चीज दी रहती, कोई पर्सन दिया रहता कि किससे मिलने के लिए आए हो, तब तो अपन दूसरा कुछ लगाते, है ना। वरना यहाँ, हाँ, यहाँ फॉर व्हाट की जगह फॉर हुम भी आ सकता था। किसके लिए आए हो, या तो किस पर्सन के लिए आए हो या किस चीज के लिए आए हो। तो आप देखिए, चीज दी हुई नहीं है और पर्सन के लिए होम यहां ऑप्शंस में नहीं है, तो ओनली आंसर यहां क्या बनेगा, फॉर व्हाट। यहां देखिएगा, हु इज द मैन, जिन्होंने पिछली बार का वाक्य देखा था और हु को देख करके दैट कर लिया, वो गलत हो गया। अभी अभी हमने बात करी थी कि पर्सन के लिए वापसी, यदि आगे कुछ वाक्य ऐसा हो जिसमें आपको हु बनाना पड़ रहा है, इमेजिन करना कि इसके आगे का वाक्य है ये खालिस्तान, और उसके बाद कॉल्स यू, आपको कॉल करता है एट नाइट, कि मुझे बताओ वो कौन है जो आपको रात को कॉल करता है। अब हम देख रहे हैं खालिस्तान के आगे आ रहा है वर्ब, इसका मतलब सब्जेक्ट की जगह खाली है, और सब्जेक्ट है कोई पर्सन, मैन, तो हु लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि पर्सन भी हु से और ये भी। इस प्रकार का हु दैट में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां तो आप देखिए मैन, तो हम कहेंगे कि वो मैन जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में लगता है ना, जिसकी कार, तो इस कार से संबंध जोड़ना है। संबंध जोड़ने के लिए एक ही लगता है भाई मेरे, हुज। ओके, चलिए जी, 22 से शुरू हुए थे डेटरमिनर्स। बहुत ही मजेदार काम रहा, अच्छे अच्छों ने डेटरमिनर्स गलत किए थे, या ये मैं यूं कह दूं कि भाई मैंने गलत करवाए थे आपके, इसलिए कि मुझे पता था निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझने में जल्दबाजी करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। देखो जी, ही हैज ब्लैंक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, उसके पास फ्रेंडशिप का सेंस है। कितना आ गया, हो सकता है ए लिटिल है, हो सकता है लिटिल, दोनों ही सही हो सकते हैं भाई। यहाँ तो सम सेंस, ए लिटिल को सम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई सम का विशेष जो प्रयोग होता है क्या, कि रिक्वेस्ट की बात और एडवाइस की बात, इन दो के लिए अपन आप प्रीफर करते हो इसको, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इसको क्रॉस कर दो यहीं। हाँ, ए लिटिल थोड़ा हो सकता है और लिटिल न के बराबर भी हो सकता है। अब देखते हैं बाकी आगे वाला, कि ही हैज ए लिटिल, यदि करते हैं थोड़ा बहुत सेंस है फ्रेंडशिप का, ठीक है, तो फिर सो ही डज नॉट हैव, इसलिए उसके पास नहीं है। जब थोड़ा बहुत सेंस है फ्रेंडशिप का, पहले मैं इसके हिसाब से वाक्य का अर्थ बना रहा हूं कि यदि थोड़ा बहुत सेंस है फ्रेंडशिप का, तो मतलब दोस्त नहीं है, कितने, ज्यादा नहीं है साहब, और यदि ज्यादा होता तो यहां फ्रेंड्स प्लूरल दिया हुआ रहता, पहली बात। तो देखो मेनी वाला तो ये इसलिए गलत हो गया कि मेनी फ्रेंड्स प्लूरल है क्या, यहां नहीं है, करो क्रॉस। अब आपके पास दो ही बच गए कि ए लिटिल सेंस है, कि उसके पास थोड़ा सा सेंस है दोस्ती का, सो इसलिए ही डज नॉट हैव
एनी फ्रेंड, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं है। ये कैसे हो सकता है यार? थोड़ा बहुत सेंस यदि उसके है तो उसके पास मेनी फ्रेंड्स नहीं होते, थोड़े बहुत तो होते। समझना, जब सेंस थोड़ा बहुत है तो थोड़े बहुत दोस्त है, और थोड़े बहुत है इसका मतलब थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत तो है। लेकिन यदि सेंस लिटिल हो कि सेंस ही नहीं है तो दोस्त भी नहीं है। जब उसको दोस्ती का सेंस ही नहीं है तो उसके कौन दोस्त बनेगा भाई? नहीं बनेंगे। तो ये सेंस कह रहा है कि ही हैज लिटिल सेंस, उसके पास दोस्ती का सेंस लिटिल है, न के बराबर, और इसलिए ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसके कोई दोस्त नहीं है। बिल्कुल सही है। तो सही जवाब यहां बनेगा ये वाला, सेंस भी न के बराबर तो दोस्त भी एनी फ्रेंड नहीं है। नॉट हमने देखा कि नॉट दो लेता है, एनी कोई नहीं, मेनी है तो सही लेकिन थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है। एक मेरे बहुत अच्छे इंग्लिश के बहुत अच्छे साथी ने आज ये गलत किया था, पर जब डिस्कशन में ये बात हुई मैं कि यार चलो मैंने मान लिया। उन्होंने कहा यार जब दोस्ती का सेंस उसके पास नहीं है तो थोड़े बहुत तो होंगे ना उसके पास, ज्यादा नहीं होंगे। मैं कोई बात नहीं सर, मैनी करो। मैनी यदि करोगे तो नाउन प्लूरल चाहिए होता है। फिर उन्होंने देखा अरे यार सिंगुलर था क्या, देखा नहीं है मैंने, तो मेरे को पता है आपने देखा नहीं इसीलिए गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट पता नहीं थे, कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद यानी नॉलेज होने के बावजूद भी हमारा वाक्य गलत हो सकता है। यदि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, यदि हमने प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ा, कंसंट्रेट नहीं है, तो ये बातें हो सकती हैं। उम्मीद है समझ गए हो आप ये वाला। आ जाइए आगे। देखिए सिमरन, बहुत अच्छा, बहुत से सवाल आ रहे थे सर सिमरन के साथ सम कैसे करवा दिया। सिमरन के साथ सम का तो मतलब नहीं है, सम का मतलब तो होता है कुछ, और कुछ जो होते हैं वो तो प्लूरल होते हैं। इसको तो हमने देखते ही काटा था, है ना। आ जाइए देखिए, ब्लैंक सिमरन केम टू मीट यू, आई हैवंट एवर सीन हर, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा है। इसका मतलब ये सिमरन जो है वो इस पर्सन के लिए क्या है, अननोन है। समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा। और इतने प्यारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं कहूंगा कि एमजीजीएस के एग्जाम में 5% तो कहीं ना कहीं आएंगे, और 5% उसके लिए आपने यदि तैयारी करी ना तो आप 95% तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, और उस 5% को भी अटेम्प्ट करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। समझना इसको, ठीक है। यदि कोई पर्सन जनरली यदि वो नॉन होता है कि मैं जब सिमरन को जानता हूं तब तो कुछ नहीं लगता है साहब सिमरन के साथ, तब तो क्रॉस लगता है। आई नो सिमरन, आई नो सम सिमरन, एस सिमरन, एन सिमरन थोड़ी लगाते हो। बिल्कुल सर सही बात है। तो ये तो अभी इसलिए नहीं होगा कि ये नॉन नहीं है, ये क्या है, अननोन है। ये बात को ये वाक्य स्पष्ट कर रहा है कि मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा है भाई, इसका मतलब अननोन है। ओके सर, अब आ गया हो। अब ये कह रहा है कि कोई सिमरन तुमसे मिलने आई थी जो मेरे लिए अपरिचित है, तो सर कोई के लिए एनी लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, ये भी सोचिए आपने। लेकिन एनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई मैं तभी जाऊंगा जब या तो वाक्य में नॉट या नॉट को रिप्रेजेंट करने वाले हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, ये सारे आएंगे, टू, है ना, ये सारे आएंगे। और या फिर वाक्य के अंदर प्रश्न होगा या प्रश्न को रिप्रेजेंट करने वाले इफ, वेदर, ये देखने को मिलेंगे, तब ही मैं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां ऐसा कोई नहीं है। खाली और खाली इस प्रकार के वाक्य में 3 टाइप के डिटरमिनर लगते हैं। या तो नाम के अकॉर्डिंग इसके साथ ए या एन लगता है आर्टिकल, जैसे भाई सिमरन है तो आप कह सकते हो ए सिमरन केम टू मीट यू, यहां ए का मतलब है कोई। ए सिमरन केम, एनी नहीं आएगा, कोई के अर्थ में यहां, क्यों? क्योंकि एनी आ नहीं सकता है बेचारा, कोशिश तो बहुत है इसकी, लेकिन वाक्य में वो सेंस ही नहीं है जो एनी की रूट बातें हैं, ध्यान रखना। तो या तो हम लगाएंगे यहां आर्टिकल ए और एन, सिमरन है तो ए आ गया, सिमरन की जगह इशिता होती, इशिता, ई से शुरू, तो एन इशिता केम टू मीट यू, भाई कोई इशिता आई थी आपसे मिलने के लिए। तो यहां कोई का सेंस या तो ये देंगे, ये तो साहब अपने पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब ये कोई का अर्थ देने के लिए एनी और सम दो साथ साथ आपने देखे थे, दोनों भाई भाई हैं, ये चारों अपने डिवाइड किए रखते हैं, बंटवारा है इन भाइयों के अंदर कि भाई अफर्मेटिव सेंस है सम ले जाओ, नेगेटिव है एनी ले जाओ, इंट्रोगेटिव है एनी ले जाओ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है सम ले जाओ। तो ये वाक्य अफर्मेटिव है ना, तो ये सम और एनी के दोनों इन भाइयों के अंदर बंटवारा होता है,
और ये नहीं कहता है कि भाई लेनी तो मेरी इच्छा थी धाप करके इसको, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूं, तो इस सेंस को तुम रख लो। यहां एकमात्र ये ऐसा वाक्य है जहां सम का अर्थ कुछ नहीं होता है, सम का अर्थ कोई होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख करके चलना। भले ही मेरे भाइयों और बहनों यहां गलत हो गया है, यदि उस 5% में ये वाक्य आए तो हर कोई गलत करे, टीम अचीवर गलत नहीं करे। ऑल द बेस्ट, उम्मीद अच्छे से समझ गए हो। मेनी स्टूडेंट्स कैम, बहुत से स्टूडेंट्स आए विद देयर मॉडल्स, अपने मॉडल्स के साथ, एंड ऑफ देम, और उनमें से, यहां मैं थोड़ा कर देता हूं, एंड ऑफ देम वर, उनमें से ये जो भी है ना ये वर थे, यानी प्लूरल थे, तभी वर लगा है, देम के हिसाब से नहीं लगा। उनमें से ये जो भी थे ये वर थे, प्लूरल थे। वर रियली इंप्रेसिव वंस, तो देखो वन हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं फ्यू, नए के बराबर। जब बहुत सारे मॉडल लाए तो नए के बराबर हो ही नहीं सकता है। अब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आए मॉडल्स लेके, तो बहुत सारे मॉडल्स लेके उनमें बहुत सारे ही इंप्रेसिव थे या बहुत सारों में से कुछ तो इंप्रेसिव थे, ये आपको सेंस निकालना है। तो बेटर सेंस यह रहेगा जब बहुत से मॉडल लेके आए उनमें से कुछ एक ही होते हैं जो बहुत ही इंप्रेसिव होते हैं। सो राइट आंसर हियर इज सम ऑफ देम वर वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, ही इज नॉट गुड एट इंग्लिश, गुड के साथ प्रेपोजिशन भी याद कर लेना भाइयों, एट आता है। इंग्लिश में अच्छा बोलते हैं लेकिन में के लिए इनका प्रयोग नहीं करते हैं, गुड के साथ एट आता है, एट आता है, एट आता है। कि वह इंग्लिश में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है भाई, अच्छा नहीं है तो ही बैरली, मुश्किल ही, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली हैज एनी बुक, मुश्किल ही कोई बुक रखता है इंग्लिश विषय के ऊपर इन हिज कलेक्शन, अपने कलेक्शन में। इंग्लिश विषय पर ऑन इंग्लिश, हिस्ट्री की बुक ऑन हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। प्रेपोजिशन भी देख लेना साथ ही साथ। ओके, तो बेयरली की वजह से यहां आ गया आपका एनी, ये तो शायद सही जाना चाहिए, फिर भी गलत कर गए हैं। ये देख करके कई बार ये भी तो होता है कि जब 1 2 3 4 वाक्य यूं गलत होने लगते हैं, इतने में दिमाग ये कहता है यार क्या है, फिर गलत ही गलत होता है, आने वाला भी गलत हो जाता है, मतलब पेशेंस की कमी, है ना। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आप देखेंगे सर नीचे क्या देख रहे हैं, बार बार मैं ये देख रहा हूँ कि यार सेशन में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ जाए। सिस्टम यहाँ भी लगा हुआ है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए आ जाओ, कंजंक्शंस। आज एक बहन का मैसेज आया, अच्छा लगा, मेहनत कर रहे हैं सारे, और इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर मेहनत करने वालों की सुनना, मेरे जैसे जो मेहनत नहीं कर रहे हैं भले ही उनका सबसे लास्ट में सुनना जगह आए तो, वरना सब मेहनत करने वाले भाई बहनों की सुनना। उन्होंने कहा सर कंजंक्शंस कभी सही नहीं होते थे, खाली 2 वीडियो देखे हैं, एक टेस्ट अटेंड किया, और सर मैं कहीं से भी, मेरे को तो यूं हो गया कि मैं कहीं से भी टेस्ट ढूंढूं, मैं 10th की किताबें, ये किताबें, बस कंजंक्शन ढूंढ रही हूं और सही जा रहे हैं। यही वो कॉन्फिडेंस है जो आपको इस स्ट्रेटेजी से मिलेगा। तो कई साथी ये कहते हैं सर टाइम नहीं मिल रहा है, भाई कभी भी निकाल लो, टाइम यूं ही निकल जाएगा, बहुत कम समय हमारे हाथों में है, स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ते चलिएगा। देखिएगा, ब्लैंक हैड द डॉक्टर रीच्ड, देखो एक तरफ हैड और दूसरी तरफ V2, आपका एक तो लगाता है हार्डली वेन, हेड प्लस V3 एक तो, और दूसरी तरफ V2, एक लगाता है बिफोर आफ्टर, एक लगाता है बिफोर और आफ्टर। देखो देखे कौन सा लग सकता है सर, यहां तो यही लग रहा है, तो यहां तो लगेगा हार्डली, मुश्किल ही, हैड द डॉक्टर रीच्ड, मुश्किल ही डॉक्टर आया ही था उस समय जब, व्हेन द पेशेंट डाइड। सर नो सूनर देन क्यों नहीं आएगा भाई, नो सूनर देन यदि आता तो नो सूनर देन सेम टेंस रखता है, ध्यान में रखना, तो ये यहां डिड वाला टेंस लेता, ये V2 है तो इधर भी V2, लेकिन V2 को तोड़ के लेता तो डिड प्लस रीच लेता। यदि यही वाक्य यूं लिखा रहता सेम ये कि ब्लैंक डिड द डॉक्टर कम, खालिस्तान, और उसके आगे ये वाक्य ज्यों का तू। अब ये वाक्य 101% नो सूनर डिड द डॉक्टर कम
कि डॉक्टर आया नहीं और मरीज जो था वो मर गया, नो सुनर के साथ देन वहां पर, ठीक है, THAN देन, नहीं कि THEN देन, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका हार्डली वैन। बढ़ो अगले पे आ जाओ। वी हैड रीच्ड, एवरीथिंग वॉज प्रॉपरली अरेंज्ड, हैड रीच्ड और प्रॉपरली अरेंज्ड V2, वही कॉन्सेप्ट आ गया एक तरफ, हैड विथ है ना। इसका मतलब सर, इसका मतलब वही, ये तो हार्डली वेन, दो जगह खालिस्तान नहीं है तो बिफोर आफ्टर। अब बिफोर आफ्टर में क्या, यदि हम बिफोर लगाते हैं, समझना, तो बिफोर कहता है मेरे से पहले हेड थर्ड और आगे V2, तो आगे तो V2 नहीं आ रही है, आगे हेड थर्ड आ रहा है, इसका मतलब बिफोर गलत है, यहाँ तो आफ्टर आएगा, क्योंकि आफ्टर कहता है कि मेरे बाद में हेड थर्ड और पीछे V2, पीछे जो कुछ नहीं है वो आगे आ गया, ये वाक्य यहाँ ये रहा V2। सो द राइट आंसर हियर इज आफ्टर। ओके, माई सिस्टर ब्लैंक आई। अब यहां देखो क्या लगना है, बहुत से लोग इसके अंदर एंड लगा गए, माई सिस्टर एंड आई, कि मेरी बहन और मैं, ये यहां क्या आएगा, किसके हिसाब से बात हो रही है, इसको फाइनल करेगी ये इज। देखो यदि एंड आता तो यहां आर आता कि नहीं आता, सर आता, क्योंकि एंड दोनों को बहुवचन बना देता है, हाँ सर ठीक बात है, तो आर तो नहीं है, इसका मतलब एंड तो नहीं है। अब दूसरा देखो, माई सिस्टर और आई, कि मेरी बहन या मैं आ सकता था, लेकिन यदि आता तो अब आई के हिसाब से, और आइदर और नीदर नॉर, ये कहते हैं कि जिस सब्जेक्ट तक पहुंच गए ना उसके हिसाब से वर्ब लेंगे, तो उसके हिसाब से यदि लेता तो यहां एम आता, यहां तो आ रहा है आई के साथ इज, इसका मतलब ये इसके हिसाब से ले रहा है, तो ये भी गलत। और पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेने का काम एकमात्र जो करता है वो करता है एज वेल एज। सर विद के साथ भी तो जोड़ सकते हैं भाई, विद प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन है, आपको कंजंक्शन भरवाया है, इसलिए एकमात्र सही जवाब एज वेल एज। ओके, अगला देखिए, मिसेज एंड मिस्टर वर्मा देयर सन, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था भाई, गलत होना बड़ी बात नहीं है। कंजंक्शन की वीडियो में हमने क्या बातें की थी जो उस समय 50% ही समझ में आई, सर 50% से संबंधित तो सही कर जाते, लेकिन ये तो सारे ही हमें लग रहा है कि रिमेनिंग 50% में से पूछ लिया आपने, हाँ क्योंकि समय कम है, जो याद हो गया है वो हमें आइडिया है कि हाँ इस लेवल तक का तैयार हो चुका होता है, तो उस इजी में ही नहीं उलझा के रखें, बिल्कुल एक संघर्ष दिया जाए जिसमें से निकल करके आगे बढ़े, तो क्या ही तरीके से, क्या ही स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देखो, मिसेज एंड मिस्टर वर्मा प्लूरल, देयर सन ओके इज रेस्पॉन्सिबल, इसका मतलब साहब न तो बोथ हैंड आएगा वरना तो बहुवचन बन जाता है, तो बेटे के हिसाब से आएगा, पहली बात, ठीक है। तो देखो बोथ हैंड गलत, कि बोथ हैंड होता तो यहां आर आता, और बोथ एंड गलत हो गया तो ऑल ऑफ दीज अपने आप ही गलत हो गया, ठीक बात है सर। अब या तो आइदर और या नॉट ओनली बट आल्सो, बहुत से बात करने लग गए थे कि सर नॉट ओनली बट आल्सो क्यों नहीं, वहां यही क्यों सही है, आइदर और ही सही क्यों है, देखना। नॉट ओनली बट आल्सो क्या कहता है कि यदि मैं आऊंगा तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है ना उसको वर्ब के पास में रखूंगा, प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास में रखूंगा, सिंगुलर को साइड में रखूंगा। तो यदि नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य जुड़ता तो ये वाक्य यूं लिखा रहता कि नॉट ओनली मिसेज एंड मिस्टर वर्माज सन, कि न केवल उनका बेटा बट आल्सो, बल्कि दे देमसेल्व्स, वे स्वयं भी, दे देमसेल्व्स वे स्वयं भी, अब यहां आता आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्यों? क्योंकि साहब प्लूरल को, इन दोनों में प्लूरल ये है, ये आगे जाएगा तो ये प्रोनाउन का रूप ले लेगा, और वो पहले आएगा तो ये नाउन का रूप ले लेगा, कि देर किनका, इन दोनों का। इस तरीके से वाक्य लिखा जाता, तब इसके हिसाब से देखो आर बहुवचन वाला लग रहा है, सही होता वाक्य, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो कहता है कि मैं वर्ब सिंगुलर प्लूरल का मतलब नहीं है, लेकिन दो सब्जेक्ट में यदि एक प्लूरल है ना तो उसको जो वर्ब आती है ना, जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, मैं उसके पास बहुवचन को रखूंगा, एक वचन से वर्ब नहीं लेने दूंगा, बहुवचन से वर्ब लेने दूंगा, मतलब इसको आगे लूंगा तो ये सिंगुलर पहले आएगा। ऐसा नहीं है
इस वजह से आपका नॉट ओनली बट आल्सो गलत हुआ। डन। अरे सर इतना क्या ही भयंकर कॉन्सेप्ट है भाई मेरे, पक्का पक्का 90% मान लीजिएगा इस पेपर का जो स्तर है ना उसका 90% आपको नहीं आना है, एमजीजीएस में नहीं आना है ना। और इस पेपर में यदि आपने खाली पासिंग मार्क्स लिए, ओनली पासिंग मार्क्स 40%, है ना, तो मैं कहूंगा कि इस पेपर की गलतियां समझ लेना, हम वो 10% भी गलत नहीं करना चाहते हैं। ओके चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर के क्वेश्चन पर। आ जाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान। सर ये तो बहुत इजी था, फिर भी आपने गलत कर दिया। सिटी पूरी दुनिया को पता है सर नाउन होता है, आप एडजेक्टिव वाले को सही करवा रहे हो। भाई मेरे सिटी डायरेक्ट पूछा जाए तो सिटी कॉमन नाउन है, लेकिन विलेज क्या है सर, विलेज भी कॉमन नाउन है, लेकिन विलेज यदि पीपल के साथ जुड़ गया, विलेज पीपल गांव के लोग, अब ये लोगों की विशेषता बताने वाला वर्ड बन रहा है भाई मेरे यहां। तो इस जगह यहां पर विलेज जो है ना ये एडजेक्टिव बन गया है। सेम बात यहां है, सिटी अकेला आता तो भले ही नाउन था, लेकिन अब ये कल्चर के साथ आ रहा है तो ये शहर का मतलब नहीं है, ये है शहरी सभ्यता, शहर की सभ्यता, सभ्यता की विशेषता बता रहा है। बताओ एडजेक्टिव बना कि नाउन बना? और सर ये तो एडजेक्टिव बना है, तो ये अपने आप ही गलत। अब या तो ये सही या ये सही। आगे आ जाओ, नेचर, आर्टिकल द लग रहा है, सब आर्टिकल द, ए, एन, माई, योर, जितने भी एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ ही लगते हैं, एडजेक्टिव के साथ नहीं लगते हैं। द है ना, तो हमने कह दिया जी ये पक्का नाउन है। ओके, तो यहां ये क्या कह रही है, एडजेक्टिव कह रहा है ना, ये गलत हो गया। तो ये कह रहा है नाउन, ये पहले से गलत था, ये पहले से गलत था, ये अब गलत हो गया। द राइट आंसर इज बी। और आगे आप देख ही पा रहे हो, ब्यूटी की विशेषता नेचुरल ब्यूटी, एडजेक्टिव ही है। खाली ये गलत हुआ इसकी वजह से, क्योंकि सिटी सबके दिमाग में नाउन ही है, लेकिन इसका प्रयोग देख लेना वाक्य में कि नाउन नाउन की तरह आ रहा है या किसी नाउन के साथ जुड़ के उसकी विशेषता बना रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना। और ये बातें अब जाके ही समझ में आती हैं, पहले ही दिन में इस सेशन को इतना बड़ा करके बताने लगता है ना तो आधे तो यूं ही भाग जाते हैं कि सर क्या क्या बता रहे हैं। जब आपका इतना कॉन्सेप्ट तैयार है ना, अब इतनी सी बात को पकड़ने में कतई जोर नहीं आएगा, क्योंकि आपका तैयार है ये कॉन्सेप्ट कि नाउन के साथ जुड़ने वाली चीज उसकी विशेषता बताने वाली यानी एडजेक्टिव बन जाती है। तो यहां मैं खाली नाउन को एडजेक्टिव की जगह रख के बता रहा हूं, आप पकड़ पा रहे हो कि हाँ सर। ओके चलिए, वाव, इंटरजेक्शन स्टार्टिंग में आके वाक्य का मूड बता देता है। क्या मूड? वाव, इंटरजेक्शन, गलत मार दो इसको और गलत मार दो इसको, दो तो आ गए। अमेजिंग सीन, सीन की विशेषता अमेजिंग सीन, अमेजिंग सीन नाउन है, अमेजिंग सीन एडजेक्टिव। द राइट आंसर इज डी। आ जाओ, एवरी बॉय एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज मिसिंग, गायब है इन दिस सेंटेंस। बहुत अच्छा सवाल था भाई कि इसमें गायब कौन सा है, ढूंढो देखें। सर ढूंढते हैं, नाउन ये रहा, गायब नहीं है, ये तो नहीं होगा उत्तर। प्रोनाउन ढूंढो देखें, है क्या? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट टू एंजॉय द फंक्शन। और भाई ये नहीं दिख रहा है कहीं, फिर भी आगे और देखो देखें। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो है ना सर, एवरी के साथ बॉय लग रहा है, बॉय के साथ एवरी है ना, ये एडजेक्टिव भी बन रहा है। ओके ये भी नहीं होगा, वर्ब बिना तो वाक्य बनता ही नहीं है, तो ओनली राइट आंसर हो गया बी। आई माई सेल्फ, बहुत अच्छा सवाल था, कई गच्चा खा गए हैं यहाँ, कई गच्चा। और अमूमन ने ये किया ऑल आर अवेलेबल कि सर 4 के बाद 5वां ऑप्शन डाला है, इसका मतलब पक्का यही होगा। आ जाओ देखना, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दो प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दो प्रोनाउन होते हैं, दोनों का रूप एक ही होता है, सेल्फ वाला, सेल्फ वाला ही रूप होता है। समझना, इस जगह मैं पूरी स्लाइड चेंज करूंगा इन दोनों के लिए। कौन सा? माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव भी बनता है और ये इम्फेटिक भी बनता है। इम्फेटिक तब बनता है जब ये इम्फेसाइज करता है, जोर देता है, और रिफ्लेक्सिव तब बनता है जब ये रिफ्लेक्ट होता है। सर रिफ्लेक्ट कैसे? कि जो सब्जेक्ट है वही इधर ऑब्जेक्ट बनता है। देखना, आई मैंने गेव दिया, किसको दिया? माई सेल्फ, अपने आप को ही दिया।
क्या दिया, एक पेन दिया। किसने मेरे को पेन नहीं दिया तो मैंने कह दिया भाई ये ला, ओके। मैंने कुछ अच्छा काम किया, किसने मेरे को धन्यवाद नहीं दिया तो मैंने अपने आप को धन्यवाद दे दिया, आई थैंक्ड माई सेल्फ। मैंने धन्यवाद देने वाला आई, किसको दिया, माई सेल्फ, खुद को ही दिया। काम करने वाला यू, किसको दिया, योर सेल्फ, अपने आप को। काम करने वाला राम, राम ने गेव दिया, या कुछ भी वर्ब हो, किसको का उत्तर भी वापस राम ही आता है। तो ऐसे में हम उसके लिए हिमसेल्फ जो लगाते हैं, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे में ये बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे ये यहां बना। लेकिन यदि आई के साथ आ रहा है, आई के साथ आके आई के ऊपर जोर दे रहा है कि मैंने स्वयं ने गेव दिया था, किसको, यू, तुमको, क्या दिया था, माई पेन, कुछ भी हो आगे चाहे वाक्य, किसको दिया था वो अलग पड़ा है। तो यहां इस पर जोर दे रहा है कि भाई मैंने खुद ने दिया था, ये इंफेटिक प्रोनाउन बन रहा है। आ जाइए इस पे। तो यहां ये जो माई सेल्फ आ भले ही रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्या है सर, ये तो इंफेटिक है। और रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक प्रोनाउन की बात हम करके आए हैं प्रोनाउन सेक्शन में, लेकिन 101% यहां तक का सफर करते करते भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आने वाला जो संडे है वहां तक आप सारे बेसिक्स पूरे कर चुके होगे, एक टेस्ट सीरीज निकाल चुके होगे, 2 मेगा टेस्ट निकाल चुके होगे। अब तीसरे मेगा टेस्ट तक पहुंचो तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आना। तीसरे के अंदर अपने आप के साथ पूर्ण तैयारी, और चौथा जो है वो पूरा हॉल रिवीजन, तीसरे से चौथे वीक तक हॉल का पूरा रिवीजन हम भी करवाएंगे। वापसी शॉर्ट टेस्ट एक और डालेंगे, है ना। जब तक MGGS नहीं होती है साथियों, आप भी लगे रहो, हम भी आपके साथ हैं, बस लेके रहना है। चलिए बढ़ते हैं जी आगे। ये कॉन्सेप्ट आपने देख ही लिया, आ जाओ यहां मैं इसको सेव कर देता हूं, ठीक रहेगा। चलो जी, रेखा इज वन ऑफ द बेस्ट कैडेट्स ऑफ दिस ग्रुप। वन ऑफ द बेस्ट कैडेट्स, वन ऑफ द बेस्ट कैडेट्स, ये जो तीसरे टाइप की डिग्री है उसका वाक्य है। डिग्री के 3 स्तर होते हैं, इसके अंदर जो थर्ड टाइप का स्तर होता है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति बहुत सारों में से एक होता है। तो ये कह रहा है वन एक है ऑफ द बेस्ट कैडेट्स, यानी 2 4 5 और है उसके जैसे, उनमें से एक है ये। तो हमें करना है कंपैरेटिव डिग्री में, क्या कहेंगे देखना, 2 4 5 में से एक है ये, तो ये हम कहेंगे ज्यादा अच्छी, कंपैरेटिव यानी ज्यादा अच्छी, किससे है, मोस्ट अदर से तो ज्यादा अच्छी है, मोस्ट ऑल अदर से नहीं है, क्योंकि ऑल अदर में इसके बराबर कुछ तो हैं, सबसे बेस्ट में से एक है ये, इसका मतलब 2 3 इधर रह गए, है ना। तीसरे टाइप की डिग्री कॉन्सेप्ट का जो वाक्य है, डिग्री का वीडियो भी आपको शायद मिला नहीं है, तो 1-2 दिन में, जैसे ही आज का संडे चल रहा है 4 अगस्त आ जाए, ये काम नहीं पड़ता, 5 और 6 के बीच में आपके पास डिग्री आ जाएगी, फिर ये वाक्य कतई गलत नहीं होंगे। तो यहां आप देखिएगा, रेखा इज बेटर देन एनी अदर कैडेट, इसलिए गलत हो गया कि साहब कुछ तो हैं इसके बराबर, किसी भी दूसरे से तो तब जाके ये अच्छी होती जब ये सबसे बेस्ट होती, द बेस्ट होती ना, फर्स्ट वाला लेवल, ये लेवल जो कहता है, ये कहता है सबसे बेस्ट है, तब तो हम इस लेवल में कहते हैं जब सबसे बेस्ट है ना, तब कोई भी दूसरा ले लो उससे अच्छा तो पक्की है। लेकिन जब सबसे अच्छों में से एक है तो ये एनी अदर से अच्छी नहीं है। रेखा इज बेटर देन ऑल अदर कैडेट्स, ना साहब, जब सबसे अच्छी है तब बाकी अन्य ऑल अदर कैडेट्स से अच्छी है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि सबसे अच्छी है, अभी हम कहेंगे रेखा इज बेटर देन मोस्ट अदर कैडेट्स, कि ज्यादातर अन्यों से अधिक अच्छी है, मोस्ट अदर, क्योंकि इसके जिसने कुछ तो बचे हुए हैं। सो द राइट आंसर विल बी सी। डिग्री का यदि गलत हुआ है तो मैं अपने ऊपर लेता हूं ये वाक्य, आपका नहीं हुआ, मेरा गलत हुआ है। 2 दिन का टाइम दीजिएगा, 2 दिन बाद में जब डिग्री आपके पास पहुंचे, आपका न आज न कल न परसों, कभी जिंदगी में डिग्री का वाक्य गलत नहीं होगा साथियों, ठीक है। इसलिए मैं इस वाक्य को, इस गलती को अपने ऊपर लेता हूं। आ जाइए भाई, टाइम इसी में लग रहा है कि फॉर्मल्स नहीं दिए जा रहे हैं। अच्छा, वापस रीशूट करके दिन रात, और उसी के बीच मेगा टेस्ट निकालना, टेस्ट निकालना, उसकी सॉल्यूशन, इन सभी चीज़ों में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितना भी करना पड़ रहा है हम करेंगे,
हम करेंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छा करना है और हम के अंदर आप और हम मिलके हम बनते हैं। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस जितना मिल गया है उसको इसी प्रोसेस से करते रहिएगा। मेगा टेस्ट में जितने सॉल्यूशन हम देख रहे हैं हर कॉन्सेप्ट के, उनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, देन आप कंटिन्यूसली आगे बढ़िएगा। मेगा टेस्ट सीरीज जो है वो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाई जा रही है, और कंटिन्यू का मतलब है आपके पेड कोर्स में वहाँ मिल रही है, तो आप बाद में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, फिर भी किसी भी साथी का अटेम्प्ट पूरा हो जाता है किसी गलतीवश, तो प्रैक्टिस के अभाव में मत रहना। डाउट काउंटर के ऊपर जो है मैसेज छोड़ देना, आपके अटेम्प्ट्स बढ़वा दिए जाएंगे। ओके, बस वो अननेसेसरी नहीं हो। मयंक इज मोर हार्ड वर्किंग देन साक्षी, दूसरे टाइप की डिग्री है। मयंक इज मोर हार्ड वर्किंग देन साक्षी, इसका मतलब हम कहेंगे साक्षी इज नॉट उतनी हार्ड वर्किंग जितना मयंक। तो वाक्य देखिए, साक्षी इज नॉट और साक्षी इज नॉट के साथ सो, नॉट के साथ एज वाला जो है नॉट एज है ना, ये नॉट नहीं है, नॉट ये नॉट एज हार्ड वर्किंग ये नहीं होगा, क्योंकि नॉट के साथ एज का प्रयोग नहीं होता है, नॉट के साथ सो एज का प्रयोग होता है। द राइट आंसर विल बी डी। चलिए जी, एरर के साथ वाला वाक्य ढूंढना जिसमें एरर हो। नो अदर बॉय इन आवर क्लास, हमारी क्लास का कोई भी अन्य लड़का नहीं है, नॉट गलत है भाई। नो अदर भी यार, फिर भी नॉट आ गया। एक म्यान में 2 तलवार नहीं। सिमरन इज मोर टॉकेटिव देन, भाई ये कंपेरेटिव डिग्री में जो देन लगता है वो ये वाला होता है THAN, गलत। 2 गलत हो गए ना, अब 2 को देखो मत चाहे ऑल ऑफ दीज कर दो। जब 2 में गलती इसमें नहीं दिखी तो आगे देख लो, शी इज वन ऑफ द बेस्ट, इसका मतलब होता है में से। जो अभी आपने जस्ट वाक्य देखा था ना, तीसरे टाइप की डिग्री है जिसमें सबसे बेस्ट 3 4 5 है, उनमें से एक ये भी होती है। इसका मतलब इसके जस्ट अगला नाउन हमेशा प्लूरल आता है, कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स 2 4 हैं उनमें से एक है सी। इसका मतलब जो आगे वाले हैं इनमें से तो 2 तो होंगे कम से कम, और 2 होंगे तो ही प्लेयर्स हो जाएगा। एरर, श्वेता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट, कतई एनी स्टूडेंट नहीं आएगा, एनी अदर स्टूडेंट इसलिए आएगा क्योंकि साहब एनी स्टूडेंट में तो कोई भी विद्यार्थी, खुद श्वेता भी तो शामिल है, तो श्वेता को निकाल के अदर सारे, उसके लिए एनी के साथ अदर का सेंस जरूरी है, क्योंकि एनी में तो खुद श्वेता भी शामिल हो गई है। तो ये कॉन्सेप्ट्स गलतियां डिस्कस इसलिए करी कि हमें एंट्री जब करनी है तो पता रहे कि हाँ यार इस टाइप की गलती हमें नहीं करके रखनी है। और मैं कह रहा हूँ साहब, जिसने इतना इतना भी निकाल के रखा ना, उसका डिग्री से संबंधित गलत नहीं होगा, वो आराम से इजी गोइंग पकड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को। फिर भी हमें पूरे करने अपने, डोंट वरी। जून इज हॉटर देन एनी अदर मंथ ऑफ द ईयर, पहले टाइप की डिग्री है, पहले टाइप की डिग्री जिसमें कोई भी दूसरा महीना ले लो, एनी अदर ले लो तब तो सिंगुलर लगता है मंथ, या सारों को एक साथ लेता हूं ऑल अदर ले लो, लेकिन अदर साथ में आएगा तो ऑल अदर मंथ्स, कि सारे अन्य महीनों से या किसी भी अन्य महीने से अधिक हॉट है जून। ये वाला वाक्य पहली प्रकार की डिग्री का। तो इसकी सुपरलेटिव बनेगी कि जून सबसे ज्यादा है, तो देखो जी सुपरलेटिव जून इज वन ऑफ द नहीं है भाई, वन ऑफ द तो तीसरी वाली डिग्री है। ये तो कह रहा है कि किसी भी अन्य से यदि है तो सबसे हो गया फिर अपने आप ही, तो सबसे गर्म में से एक नहीं है, ये तो सबसे ही है, क्रॉस। जून इज हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर हो सकता था यदि हॉटेस्ट के साथ यहां द रहता तो, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेती है, चाहे वो ये वाली है और चाहे और कोई सी है, इसलिए क्रॉस। ऑल अदर मंथ्स ऑफ द ईयर, कि सारे अन्य महीने साल के, ओके, आर नॉट नहीं है उतने गर्म जितना जून, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सारे उतने गर्म नहीं है जितना जून है, यानी सबसे गर्म कौन हो गया, जून ही हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट सही आ रहा है। और पॉजिटिव बहुत ही कम महीने, ना साहब कोई महीना नहीं है यहाँ, तो ये नो अदर का कॉन्सेप्ट है पहली डिग्री का। पॉजिटिव में तीसरी डिग्री में बनता है वेरी फ्यू का सेंस, कि बहुत ही कम लोग हैं उसके बराबर, लेकिन हैं तो सही, कुछ तो है, वो वाला सेंस ये थर्ड लेवल की डिग्री देती है। तो यहां सही जवाब हो गया आपका सी। ओके, चलिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शायद ही गलत हुए होंगे किसी के, इस पर तो बहुत अच्छा आपने काम किया हुआ है। रिसेंटली
देखते ही वी के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने लगाया होगा, फिर भी वाक्य पूरा पढ़ना है, कहीं पास्ट इंडिकेशन हो तो ये हैव हेड में जा सकता है, नहीं है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। कहाँ है सर, ये रहा राइट आंसर। ओके ठीक है, यस दूसरे में आ जाओ। बिफोर माई फादर, बिफोर के पहले हेड थर्ड, आगे सेकंड, इसका मतलब ये खालिस्तान तो हुआ सेकंड का। देखो देखे केम आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है, और हेड कुक्ड आ रहा है, आ रहा है, देखना केम आ रहा है, हेड कुक्ड आ रहा है। ओके क्या ये कर दें, भले ही कर लो एक बार, लेकिन वाक्य पूरे देख लेना भाई मेरे। केम इधर सेकंड, पहले में यहां V2, और बिफोर के पहले वाला हेड थर्ड था, तो पहले है नहीं वो वाक्य आगे पड़ा है, तो ये हेड थर्ड। देखना बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है यहाँ। हाँ सर ये तो हमने किया ही था, फिर भी गलत क्यों आया, सीधा नहीं बताऊंगा, आओ एक एक। ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ हेड थर्ड आना था। ओके हेड कम, पहले वाले में हेड कम नहीं आएगा भाई, ये तो इसके पहले आएगा, ये भी गलत हो गया। केम सेकंड आ रहा है और हेड बीन कुक्ड क्यों आ रहा है, ये देखते ही गलत मत करना। एक्टिव फॉर्म जब हेड V3 होती है तो इसकी पैसिव क्या होती है सर, इसकी पैसिव होती है हेड के साथ बीन, हैव का कोई भी रूप हो, चाहे हैव हैज। कॉन्सेप्ट आपने पैसिव के 6 ही देखे हैं, उन 6 में से एक कॉन्सेप्ट है कि हेड V3 एक्टिव में हो तो पैसिव में हेड के साथ बीन लगा के फिर V3 लगा दो, तो यही तो लग रहा है। अब आप वाक्य देखो, फूड सब्जेक्ट, काम हो रहा है पकाने का, क्या भोजन पकाने का काम करने के लिए एक्टिव है, यानी क्या पकाने का काम भोजन कर रहा है, नहीं कर रहा है सर। यदि यहां ये वाक्य होता कि मेरी मां ने, और फिर आता आगे कुक्ड द फूड, आगे खालिस्तान होता है, कुक नहीं है भाई, कुक्ड ये पूरी वर्ब ही बनेगा, और अब यहां होता कुक्ड। माई फादर माई मदर, कोई भी, इन्होंने खाना बना दिया था, तो अब देखो खाना बनाने के काम के लिए ये एक्टिव है, जब एक्टिव है तो हेड प्लस V3, यहां हेड प्लस V3 लगता, तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए गलत हो गया कि एक्टिव नहीं है, क्रॉस भोजन पहले रखा है और भोजन पकाने के काम के लिए पैसिव है, तो हेड का पैसिव बनेगा हेड बीन थर्ड, जो कि हमारे पास पड़ा है डी में। तो टेंस से संबंधित वाक्य है, उनमें एक आधा शायद नहीं होंगे चांस, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं एक आधा है, तो हमें वर्ब भरने से पहले एक नजर देख लेना कहीं वो वर्ब पैसिव फॉर्म में तो नहीं है। कुछ नहीं करना है, खाली 6 कॉन्सेप्ट याद कर कि कहीं ये सब्जेक्ट जो आ रहा है ये आगे वाली वर्ब को करने के लिए खुद करना है ना, तो एक्टिव है, लगा दो एक्टिव फॉर्म, और नहीं हो तो वहां सोच लेना कि कुछ गड़बड़ है। चलिए जी, ऐसा ही ये वाक्य था, देखना, वी ब्लैंक द लेसन, ओके, बाय द टाइम टीचर, ओके देखते हैं सब, बाई के साथ जब भी कुछ टाइम आता है तो विल हैव थर्ड आता है, तो यहां तो आ गया विल हैव, और जो भी लर्न की नहीं होगा, विल हैव लर्नड आ सकता है, विल हैव लर्नड आ सकता है, विल हैव लर्नड आ सकता है, पहला तो हो गया। अब बाई के साथ जो टाइम आ रहा है उसके आगे वाले में टाइम देने के बजाय इवेंट दे दी, टेंस का तीसरा दिन इवेंट दे दी, तो हम इस इवेंट को उसी टेंस में लगाएंगे जिस टेंस का ये टाइम है। सब बाई के साथ जो टाइम आता है वो तो फ्यूचर का टाइम होता है, बिल्कुल होता है ना, बाई संडे, बाई जून, बाई अगस्त, ये आने वाला टाइम है, ठीक है सर। तो आने वाले टाइम में कोई इवेंट होगी, वो आने वाले टाइम की यानी फ्यूचर सिंपल की होगी, हाँ सर। देखना ये कॉन्सेप्ट आप डे 3 में बात करके आए हो, फ्यूचर सिंपल मतलब विल सेल के साथ फर्स्ट, हाँ सर। लेकिन देन हमने एक गांठ बांधी थी, और बहुत स्पेशली बांधी थी कि एक गांठ बांध करके तैयार कर लेना कि यदि किसी भी कंडीशनल के साथ वाले क्लोज में फ्यूचर आ रहा होता है तो वो नहीं आएगा, वो सेम एस्पेक्ट वाले प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में। इसका मतलब अब सिंपल फ्यूचर नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा, और सिंपल प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस वाला टेंस। रिवाइज करके देख लेना ये बात, डे 3 में हम करके आए हैं, लेकिन डे 3 तक पहुंचते पहुंचते खाली डे 1 और 2 ही कॉन्सेप्ट पकड़ में आते हैं, है ना। आज हमने डे 1 और 2 के कॉन्सेप्ट्स के अंदर अभी तक देखी हुई बातें पैसिव वॉइस वाली वो एक जगह कर करा करके ये गलत कराए हैं, तो इसलिए
कि हमारा आज ही गलत हो जाए, आज हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिमेमोराइज कर लें, एक बार देख के चलें और फिर देखते हैं, देखें आगे क्या ही करते हैं। तो इसलिए यहां पर साहब टीचर एक वचन कम्स, द राइट आंसर इज दिस वन। ये इसलिए गलत हो गया एक वचन के साथ, और ये इसलिए। ओके, नो सूनर, इधर टेंस देखो कौन सा, रेन अवे, V2। ओके, V2 है तो तोड़ दो V2 को डिड और V1 में। तो नो सूनर डिड आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लो कहां है। हैड सीन गलत, डिड सी सही, डिड सा गलत, हैव सीन गलत। द राइट आंसर इज नो सूनर। आपकी हेल्प टेंस पकड़ने में कर रहा है, टेंस आपकी हेल्प नो सूनर पकड़ने में करता है, एक दूसरे के पूरक हैं। और 42 तक आते आते क्या है कि टेंस से संबंधित पूरे वाक्य हो जाते हैं। आज का सेशन यहीं तक का रखेंगे। पहला, ही ब्लैंक वर्किंग ऑल द मॉर्निंग। यहाँ थोड़ा सा एरर था इस सवाल में कि वर्किंग ऑलरेडी दिया हुआ था और हमने यहाँ भी रख रखा था, लेकिन आप देखें तो ऑल प्लस टाइम, तो हमने कहा था सिंस, फॉर या ऑल के साथ टाइम हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस नीचे वाले तीनों, लास्ट ही लास्ट वाले। और उसमें हम देखें तो एकमात्र कॉन्सेप्ट दिया हुआ आपको हैज बीन वर्किंग। द राइट आंसर इज दिस वन। ओके, तो उम्मीद है गलत बहुतों ने किए हैं, लेकिन विश्वास है जो गलत किए उनको समझ करके आगे बढ़े। बस इतना ही ध्यान रखना, गलतियां कतई बुरी नहीं होती हैं, हताश नहीं हो। ये हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है कि आज हम आपके गलत करवाएं ताकि कल का हमारा गलत नहीं हो। जय हिंद, जय भारत।